नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होते हैं, ये क्यों उत्पन्न होती है, उसके बाद ये इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेसिकली दोस्तों, जब भी दो वस्तुओं को रब किया जाए, मान लीजिए आप अपने दोनों हैंड्स को रब करें या किसी भी वस्तु को जब किसी और वस्तु के साथ रब किया जाए तो वह चार्ज हो जाती है, उस पर आवेश आ जाता है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। क्या आ जाता है? उसके ऊपर आवेश आ जाता है। ऐसा कैसे पता चलता है? जब आप क्या करते हैं, दो वस्तुओं को रब करते हैं ना दोस्तों, तो उस जब वस्तु को किसी वस्तु से रब किया जाता है और उसके बाद उसे छोटे छोटे पेपर के पीसीस के पास ले जाता है, कागज़ के टुकड़ों के पास, डस्ट पार्टिकल, धूल के पास, तो वो क्या करती है, उन कणों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उनको चिपका लेती है। देखा होगा आपने, गुब्बारे को अगर बालों पर रब करके हम दीवार पर चिपका देते हैं, वो चिपक जाता है, कुछ देर के लिए वह चिपक जाता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि गुब्बारा जो होता है उस पर आवेश आ जाता है रगड़ने के कारण उस पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है और उसी चार्ज के कारण वह दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, दूसरी बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, चार्ज जो होता है, चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है। चार्ज एक तरह की क्या है? प्रॉपर्टी है उसी बॉडी की। जैसे इनर्शिया उस बॉडी की प्रॉपर्टी थी, जैसे पृष्ठीय तनाव आपको पढ़ाया था, सरफेस टेंशन भी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही चार्ज भी, चार्ज क्या होती है? कंडक्टर्स की, चालकों की प्रॉपर्टी होती है। किसकी? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स यानी चालक, जिनमें से विद्युत, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को जाने देते हैं आसानी से। कंडक्टर्स की क्या होती है? ये प्रॉपर्टी, ये उनका गुण होता है, प्रॉपर्टी, जिसके कारण जो कंडक्टर होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट करते हैं। आपसे कोई पूछे आवेश क्या होता है, तो आप कहेंगे कि आवेश जो होता है वह चालक का गुण होता है। किसी भी कंडक्टर का आवेश वह गुण होता है जिसकी वजह से वह कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट अपने ऊपर महसूस करता है, या इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है। दैट इज कॉल्ड चार्ज। अब दोस्तों, चार्ज जो है यह दो प्रकार का होता है। चार्ज दो प्रकार का, एक तो पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, यानी माइनस चार्ज। दोस्तों, जब याद रखिएगा, चार्ज किस वजह से होता है, कब किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है, जब वह वस्तु, चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का दो वस्तुओं के बीच में आदान प्रदान होता है। मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, मैंने मान ली बॉडी 1 और ये मान ली बॉडी 2। तो दोस्तों, मैंने ये माना कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में गए, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है। तो जब इसमें से माइनस वाला चला गया, जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को लेने वाला नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी बॉडी 1 पॉजिटिवली चार्ज और बॉडी 2 नेगेटिवली चार्ज। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन, वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, वह इलेक्ट्रॉन ले चुका है, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ये जान लीजिए कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, उसने माइनस को दे दिया है, तभी तो वो प्लस हुआ है। ऐसे याद रखिएगा कि उसने माइनस को दे दिया है, तभी तो वो प्लस हुआ है। इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो वह प्लस हो गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और आ सकता है कि जो ऐसी, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, तो उस बॉडी पर चार्ज क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी, माइनस को लेगी तो माइनस चार्ज हो जाएगा ना। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। अब कोई बोले कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर किसने किया था? इसकी कभी ना कभी खोज हुई होगी। तो चार्ज की डिस्कवर किया था बहुत ही महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्ज को डिस्कवर किया था
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक बात तो इंपॉर्टेंट हो गई, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वह नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन देता है वह पॉजिटिव होता है। चार्ज एक वस्तु का अपना ही गुण होता है जिसकी वजह से वह या तो महसूस करेगी या फिर उत्पन्न करेगी अपने अंदर से। चालक का गुण होता है या तो वो महसूस करेगा या अपने अंदर से उत्पन्न करेगा क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र। वह चालक विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र या तो खुद महसूस करेगा या प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। और दूसरी बात हमने पढ़ ली, तीसरी बात, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने डिस्कवर किए थे। अब दोस्तों एक चीज और कि अपोजिट चार्जेस, अगर चार्ज आवेश विपरीत हैं, यानी अपोजिट चार्जेस यानी प्लस और माइनस होगा अगर और प्लस होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि प्लस और माइनस चार्ज यानी चुंबक के विपरीत जो अपोजिट पोल्स होते हैं, ऐसे ही चुंबक में लागू होता है कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक जैसे पोल्स यानी सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, दूर भागते हैं। ऐसे ही चार्ज भी अगर सेम होंगे तो दूर भागेंगे। सेम चार्जेस यानी प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं। ये सारी बातें बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताई थी, एक दूसरे से दूर भागते हैं। रिपेल मतलब दूर जाना। ठीक है दोस्तों, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ये बात भी बताई। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण ही बॉडी पर चार्ज होता है। किसी बॉडी पर चार्ज किस कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण से। तो दोस्तों एक ही बात को कई बार बोलकर आपको समझाने का ये मतलब है कि वह बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि चार्ज अपना ही गुण होता है उस कंडक्टर का, जिसकी वजह से वह या तो उत्पन्न करता है या महसूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक, विद्युतीय एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको बताया गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वह नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है देता है वह पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अपोजिट चार्जेस रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसके बाद में एक पॉइंट आया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण बॉडी पर चार्ज होता है। कोई बॉडी आवेशित कब होगी, जब वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगी एक दूसरे को, जो देगी वह पॉजिटिव चार्ज, जो लेगी वह नेगेटिव चार्ज, दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये तो बात हुई चार्ज की। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। दोस्तों ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जब व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड, किसी ग्लास रॉड को रब्ड मतलब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए। यदि किसी शीशे की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए विद सिल्क क्लोथ, तो क्या होता है देन। अब आप देखिएगा क्या होगा कि ग्लास की रॉड जो है ना दोस्तों, ग्लास की रॉड क्या करेगी, ग्लास की रॉड सिल्क को, ऐसे याद रखिएगा, ग्लास की रॉड को मैंने सिल्क पर रगड़ा और मैंने आपको बताया था रगड़ने की वजह से चार्ज डेवलप हो जाता है, दोनों में चार्ज डेवलप हो गया। ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, किसको, सिल्क को, इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, सिल्क को दिया। तो सिल्क को दिया, सिल्क ने लिया तो हुआ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, उसका चार्ज नेगेटिव होता है। और दोस्तों यानी 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही बातें अच्छे से लर्न करना।
डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रॉन पर मास क्या होता है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है दोस्तों, कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। अब दोस्तों जब ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ा जाता है तो पूछते हैं कि बताइए पॉजिटिवली चार्ज कौन होगा, तो आप तो समझिए बस, खाली याद अपने आप हो जाएगा। ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन निकालकर सिल्क को देती है और खुद हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। बस ये एग्जांपल खत्म। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन अ सिल्क देन ग्लास रॉड हैज, आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। आपको पता होना चाहिए कि रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के पास जाता है और वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बस इतनी सी कहानी है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ जानने की है, सरफेस डेंसिटी, घनत्व, यानी कितनी जगह में कितनी मात्रा है, कितनी जगह में कितनी मात्रा है, उसी को तो घनत्व कहते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो दोस्तों सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज उत्पन्न होता है रब करने पर, मैंने आपको बताया। अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर पर, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये मेरे पास एक तार है गोल, इसके पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है मीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ दैट कंडक्टर। उस चालक के चार्ज की सरफेस डेंसिटी उसे हम कहते हैं। यानी कोई चालक है, मान लीजिए ये मेरे पास चालक है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज उत्पन्न कर रहा है या महसूस कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब दोस्तों सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो होता है ना, सरफेस डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी ऑफ चार्ज जो होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ कंडक्टर पे। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंडक्टर, यानी उस कंडक्टर की शेप कैसी है, उस चालक की शेप कैसी है। अभी मैं आपको बताऊंगा चालक क्या होते हैं, उस चालक की शेप कैसी है। दूसरा सरफेस डेंसिटी, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज व्युत क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कंडक्टर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कंडक्टर बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, तो बताइए पर यूनिट एरिया चार्ज किस में ज़्यादा होगा, रेडियस किसका बढ़ गया, इसका रेडियस आर, त्रिज्या इसकी कितनी, ये आर और ये बड़ी आर, तो त्रिज्या मैंने कहा व्युत क्रमानुपाती है, तो जिस कंडक्टर की त्रिज्या ज़्यादा होगी उसमें सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा, कम होगा। यानी पृष्ठीय आवेश का घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसमें ज़्यादा होगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व इस वाले में ज़्यादा होगा, इस वाले में कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आर बड़ा है और आर अगर बढ़ेगा तो व्युत क्रमानुपाती है, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इसका घट जाएगा। इसीलिए दोस्तों, और इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें आर छोटा है। इसीलिए दोस्तों जो पॉइंटेड, जो कंडक्टर का भाग पॉइंटेड होता है, लिखिए पॉइंटेड, दैट इज वाई, इसी वजह से दैट इज वाई पॉइंटेड पार्ट ऑफ कंडक्टर, पॉइंटेड पार्ट ऑफ कंडक्टर, चालक का जो पॉइंटेड नोकीला भाग होता है, चालक का नोकीला भाग जो होता है, हैज़
हैज़ मैक्सिमम चार्ज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी चालक का कौन सा भाग, किसी चालक का, किसी कंडक्टर का कौन सा भाग में आवेश ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे पॉइंटेड पार्ट, जो नुकीला सबसे भाग होगा, सबसे नुकीला होगा, उसकी सरफेस डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसकी सरफेस मैक्सिमम सरफेस डेंसिटी कहाँ होगी, जिस भाग में वो सबसे ज़्यादा नुकीला होगा। तो बच्चों आप लोग ये समझे, दैन सरफेस डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर, कंडक्टर सेमी कंडक्टर, मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। दोस्तों कंडक्टर क्या होते हैं कि एक चीज़ आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक बैंड होता है, ठीक है, इसमें दोस्तों वैलेंस बैंड और हमारा कंडक्शन बैंड होता है। ये बात हुई वैलेंस बैंड, कंडक्टर में वैलेंस बैंड में, और जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है ना दोस्तों, ये हमारा हुआ वैलेंस बैंड और ये हुआ हमारा कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड हुआ और ये वैलेंस बैंड हुआ। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैलेंस बैंड, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास है Fe मतलब आयरन, और आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, 26। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, जो कि केमिस्ट्री में आपको बताएंगे हम, लेकिन अभी आप समझिए फिलहाल के लिए KLMN इसकी शेल होती है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आपका कोई भी कंडक्टर का ये होता है कि ये हो गया न्यूक्लियस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। ये हुआ किसी भी कंडक्टर का न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूक्लियस में, हमेशा याद रखिएगा न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, 3 सब पार्टिकल होते हैं एक एटम में, किनारे किनारे उसमें उसके ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली जो शेल होती है K, दूसरी L, तीसरी होती है M और चौथी होती है N। इस एक एक शेल में सब शेल भी होती हैं, वो आपको जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे दोस्तों। जब हम दोस्तों क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सब शेल भी बताया जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए आप कि इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है, 26 है ना इसके पास 8, अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगले में भी 8, तो 8 दूनी 16 और 2 18, 18 और 8 24। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में ना दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसीलिए आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जंप करके बाहर जा सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, जंप करके दोस्तों बाहर जा सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो वैलेंस बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो वैलेंस बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, किसमें, कंडक्टर में। आप कहेंगे कि कंडक्टर में वैलेंस बैंड, देखिए आप क्या कहेंगे कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस सबसे कम होता है। क्या कहेंगे आप कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या करते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, वही कंडक्टर होते हैं। अपने अंदर से जो बिजली को जाने देते हैं। क्यों जाने देते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके जो वैलेंस बैंड होता है ना, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, याद रखिएगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपसे इसी तरह पूछेगा वो
क्योंकि ये तो बच्चे भी जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लोहे में से बिजली आसानी से पास होती है। और सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों? सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर, याद रखिएगा। ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कॉपर, देन आयरन। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि क्यों कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो आप कहेंगे कि सर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में वेरी 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 फाइन गैप होता है, बहुत छोटा सा गैप होता है। ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था कि मान लीजिए ये हुआ मेरा कंडक्शन बैंड और ये हुआ मेरा वैलेंस बैंड। जैसे ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ, यहाँ से निकल के यहाँ, यहाँ से निकल के यहाँ, किसमें? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो वो कंडक्ट करने लगता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। दोस्तों सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर, पहली बात, इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही मध्यम, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पार्शियल डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, बहुत पार्शियल डिफरेंस होता है, मतलब कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसका मतलब ये कंडक्टर से थोड़ा सा कम कंडक्ट करेगा, पर ये कंडक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, विच पार्शियली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पार्शियली यानी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देता है। पार्शियली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देता है। अब बताइए तो कौन सा होता है? बहुत ज़रूरी, ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, सिलिकॉन Si। ठीक है, और दोस्तों एक होता है जर्मेनियम। इससे क्या बनते हैं? डायोड्स बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? सिलिकॉन से P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप, ये सब क्या है? ये सब सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, डायोड्स जो होते हैं वो सब हमारे सेमीकंडक्टर से बनते हैं। अब अगली इसी कड़ी में इंसुलेटर क्या होते हैं जान लीजिए। इंसुलेटर लार्ज गैप बिटवीन, वेरी लार्ज कह सकते हैं आप, वेरी लार्ज गैप बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है दोस्तों, बहुत लार्ज गैप होता है कंडक्शन बैंड और, देखिए ऐसे होगा, यानी कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, इसके बीच में बहुत लार्ज डिफरेंस होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जाना संभव नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, यह बिजली को अपने अंदर से जाने नहीं देता, इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है दोस्तों, पास थ्रू इट, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देता। तो कंडक्टर में क्या था? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ही छोटा सा गैप था, इसलिए कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है। सेमीकंडक्टर में वो गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए वो थोड़ी सी बिजली को जाने देता है। और इंसुलेटर में गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वह विद्युत को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। इंसुलेटर का एग्जाम्पल वुड, आपके सामने प्लास्टिक। इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो सकता है पेपर, माइका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माइका आप देखते होंगे, माइका का ही बना होता है क्या? इंसुलेटर्स लगते हैं हमारी लाइन पर, 11 की लाइन पर, 33 पर इंसुलेटर्स लगते हैं। किस लिए? इंसुलेटर्स का क्या काम है? माइका से बने होते हैं, वह लाइन को आइसोलेशन प्रदान करते हैं, ताकि जिस पोल पर वो कंडक्टर लगा है उस पर करंट ना आ जाए, सप्लाई ना आ जाए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स, चार्ज की यूनिट थी ना कूलम, तो कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक लॉ दिया, उन्होंने कहा अगर 2 पॉइंट हों, 2 पॉइंट चार्ज हों, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज स्पेस में हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दोस्तों होगा क्या, एग्जाम में आपसे डेफिनेशन देकर के पूछ लिया जाएगा ये किसका लॉ है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान से सभी लॉ को पढ़ेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ दूरी होगी r,
मैंने मान लिया r दूरी होगी, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इस चार्ज में कुछ ताकत होगी, m1, इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया m2। तो कूलम्स ने कहा था कि दो पॉजिटिव चार्ज जब स्पेस में होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वह उन दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन दोनों के बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर कर दें, अगर जो दूरी है उसका अगर स्क्वायर कर दें और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम, और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम्स जी ने कहा। ये 2-3 बातें आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बस आसान भाषा में आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी। अगर कोई कंडक्टर जब चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। जब कोई कंडक्टर पे चार्ज होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो वो अपने आसपास एक रीजन डेवलप कर लेता है स्पेस में, ठीक है दोस्तों, एक रीजन डेवलप करता है, यानी उस कंडक्टर को आपको छूने की जरूरत नहीं है, वो दूर से ही आपको करंट मार देगा। ये उस कंडक्टर की ताकत होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वह डेवलप करता है अपने आसपास, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसे हम, ठीक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझिएगा आप, इसी हर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लीजिए कोई 11,000 की लाइन जा रही है और फिर एक 33,000 की लाइन जा रही है, क्या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी क्या, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं उसे, तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी लाइन बनाती हैं, सभी लाइन, भले वो 120 की हो, भले 440 की हो, भले 220 की हो, भले 11,000 वोल्ट हो, भले 33,000 वोल्ट हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा कि वही बात कि जब कोई कंडक्टर पर चार्ज होता है, जब किसी कंडक्टर पर चार्ज होता है तो वो अपने आसपास क्या बना लेती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है, समझ गए आप, अपने आसपास विद्युतीय क्षेत्र बनाती है। तो दोस्तों अगर उस विद्युतीय क्षेत्र में मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूं, मान लो +1 चार्ज एक रख दूं, किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मैं रख दूं, +1 को -1 को किसी भी यूनिट चार्ज को रख दूं, अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज को रख दूं, तो इस चार्ज पर ये जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बल लगाएगी ना, जितना फोर्स लगाएगी, ये कितना फोर्स लगाती है इस चार्ज के ऊपर। भाई आपके घर में अगर चोर आ गया, आपके घर में या आपकी रेंज में कोई चोर आ गया, तो आप उसको फिर धक्का मारोगे, पीटोगे, कुछ तो करोगे, आप उसका विरोध करोगे। आपके घर में कोई चोर आ गया, आप या कोई अनैतिक आदमी आ गया, उसे धक्का मार के भगाओगे। तो ऐसे ही इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, चालक की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी यूनिट चार्ज आया तो वो उसका विरोध करेगा, उसे दूर फेंकेगा। यानी लाइन के पास जैसे ही हम हाथ लगाने जाते हैं वो हमें झटका मारती है, दूर फेंकती है। यही कारण है, यूनिट चार्ज जैसे ही आता है तो वह बल लगाती है उस चीज़ के ऊपर, उस चार्ज के ऊपर, और उस चार्ज पर वो जितना बल लगाती है ना दोस्तों, तो वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यानी अगर ये 11 kV की लाइन होगी, kV का मतलब 11,000 वोल्ट की लाइन होगी, 11,000 वोल्ट जो हमारे कॉलोनी के ट्रांसफार्मर पर आती है, अगर ये 11,000 वोल्ट की लाइन होगी, और ये मान लीजिए जिससे रेलवे चलती है 33 kV का कंडक्टर हुआ, ये लाइन हुई 33 kV की, यानी 33,000 वोल्ट की, तो 11,000 वोल्ट से ज़्यादा है 33,000 वोल्ट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी यूनिट चार्ज पर, इसकी फोर्स क्या होगी, इसके द्वारा लगाई गई फोर्स ज़्यादा होगी इसके द्वारा लगाई गई फोर्स के, और इसी फोर्स को, इसी ताकत को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी ताकत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है दोस्तों। आसान भाषा में, कोई कंडक्टर चार्ज होगा तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स लगाती है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई कंडक्टर भरा हुआ है तो उसके पूरे हर भाग में, अंदर बाहर हो या अंदर हो,
हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कुछ ना कुछ। लेकिन अगर कोई हॉलो साइलेंडर है, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। हॉलो साइलेंडर है अगर कोई हॉलो साइलेंडर यानी खोखला साइलेंडर है, खोखला चालक है, यानी पाइप नुमा है, पाइप नुमा, खोखले पाइप नुमा चालक है ना, हॉलो है, तो इनसाइड में, इसके इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। हमेशा याद रखिएगा, खोखली बॉल हो, स्फेयर हो, खोखली चीज का उदाहरण दे और आपसे पूछे बताइए विद्युत चुंबकीय तीव्रता या प्रभाव क्या होगा, तो आप कहेंगे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। क्योंकि दोस्तों जो चालक होता है ना, उसके सतह पर ही चार्ज होता है, उसकी सतह पर ही चार्ज होता है। और अगर वो खोखला है, कोई चालक अगर खोखला है, मान लीजिए मेरे हाथ की तरह अगर कोई चालक खोखला है, तो उसकी जो सरफेस पर तो चार्ज होगा, तो सरफेस पर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के आसपास होगी। उसके अंदर जब खाली जगह में चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी, जीरो होगा। ऐसा उदाहरण आया, रेलवे में क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई स्फेयर, खोखली बॉल है, खोखला कंडक्टर है, चालक है, उसके अंदर विद्युत चुंबकीय ये विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या होगी, तीव्रता क्या होगी, आप कहेंगे जीरो। इसीलिए दोस्तों आपको गाड़ी से उतरने को मना किया जाता है। जब बिजली चमक रही हो आकाश से तो आप गाड़ी के अंदर ही रहें, ड्यूटी है ना। आपको क्यों मना किया जाता है गाड़ी के अंदर रहें, क्योंकि जब आप गाड़ी के अंदर होते हैं और बिजली चमकती है और गाड़ी पर वो गिर भी गई, तो आपकी गाड़ी के अंदर अगर आप बाहर नहीं निकले तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी गाड़ी की चद्दर है ना, वो इलेक्ट्रिक शील्ड की तरह काम कर रही है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह काम कर रही है। क्योंकि अंदर से गाड़ी खोखली होती है, अंदर से गाड़ी खोखली होती है, ऊपर से कंडक्टर के बनी, ऊपर से मेटल लगा होता है, तो गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी बिहाफ पर क्या हो जाएगी, जीरो। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर गाड़ी के चालक ने बाहर निकलने का प्रयास किया तो दोस्तों उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई बात, अब दोस्तों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई कंडक्टर, मैंने आपको बताया, चार्ज होगा तो वह अपने आसपास एक फील्ड बना लेगा, ठीक है, एक फील्ड बना लेगा ना। मान लीजिए अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को, अनंत से किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अनंत से, इन्फिनिटी से इस फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है ना दोस्तों, कुछ काम करना पड़ेगा ना। अगर आपको किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, कुछ भी काम करना है, तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन करना पड़ता है इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को, अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, चालक की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, जितना काम करना पड़ता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है दोस्तों, इज वोल्ट। याद रखिएगा क्या होती है, वोल्ट। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है वोल्ट। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पढ़ लिया, लेकिन अब क्या हो गया, अंतर। और अंतर हमेशा दो लोगों में होता है, दो जगह में होता है, अंतर में कभी एक जगह का वर्णन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो एक चार्ज का वर्णन होगा कि एक चार्ज को किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क लगता है, इन्फिनिटी से वर्क डन होता है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो बिंदुओं, दो पॉइंट्स के बीच में किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, किसी भी चार्ज को, ये हो गया सेकंड पॉइंट, दो बिंदु हो गए। जैसे दो बिंदु मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट, किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी पॉजिटिव चार्ज को
एक बिंदु से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट भी लगाएंगे आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में जितना वर्क डन यानी कार्य करना पड़ता है, कार्य की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों एक बात बताइए, आपका पंखा जब आप स्विच दबाते हैं, जब आप स्विच दबाते हैं तो आपका पंखा चलता है। आपके पंखे का जो स्विच है ना वो एक पॉइंट, आपका पंखा जो है ना जहाँ पर कनेक्शन है वो दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में whenever there will be a potential difference between these two points, जब भी इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक पंखा नहीं चल पाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पंखा क्यों चलता है तो आप कहेंगे स्विच दबाने पर पंखा क्यों चलता है, ट्यूबलाइट क्यों जलती है, तो आप कहेंगे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पंखा चलता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पंखा चलता है। आपसे कोई पूछे न्यूट्रल क्या है, आपने सुना होगा आपके घर में बिजली आई, आपके घर में मीटर से सप्लाई दी जाती है तो सिंगल फेस आती है। सिंगल फेस का मतलब क्या हुआ, सिंगल फेस का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि एक तो फेस दे दिया जाएगा आपको, एक न्यूट्रल दिया जाएगा। न्यूट्रल क्या करता है, सर्किट डेवलप करता है फेस और आपके इक्विपमेंट के बीच में। और न्यूट्रल जो होता है ना, न्यूट्रल क्या होता है, कोई पूछे व्हाट इज न्यूट्रल तो आप कहेंगे जीरो पोटेंशियल पॉइंट को न्यूट्रल कहा जाता है। वह पॉइंट जिसका पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आ जाए, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़े से बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग इसको बता नहीं पाते। आप पूछ लेंगे कि न्यूट्रल क्या होता है तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि चीज़ों को ध्यान से पढ़ने से नंबर स्कोर होते हैं दोस्तों। तो जीरो पोटेंशियल याद रखिएगा, न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल पॉइंट होता है और इसकी आवश्यकता जरूर होती है जब वो जीरो पोटेंशियल होगा और आपके एक फेस में 220 वोल्ट आ रहा है मान लीजिए, तो अब जीरो और 220 में फ़र्क आ गया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जीरो और 220 के बीच में। न्यूट्रल और फेस मिलके आपके घर में बिजली देते हैं, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमारे सारे इक्विपमेंट्स चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई आज आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम और जानेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, या आप ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज करते रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।